हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ज्ञान की नगरी काशी में मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों चलिए हम लोग आप बायो में चलते हैं आगे कि एक चैप्टर है आप लोग का, बस छोटा सा और आसान सा चैप्टर है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में मेनली लिविंग के फीचर्स के बारे में बताया गया है और थोड़े से आपके टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो उसी चैप्टर की शुरुआत हम लिविंग वर्ल्ड है उसमें शुरू करते हैं कि लिविंग क्या होता है, लाइफ क्या होती है, लिविंग के फीचर क्या हैं, उनको कैसे जानेंगे, वही सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। तो लाइफ को बोले कि लाइफ एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल का, जिसमें लिविंग के सारे फीचर होते हैं और उसमें सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो वो सारी चीज़ें को हम लाइफ बोल रहे हैं। तो लाइफ का डेफिनेशन यहाँ पे है, आप ध्यान देंगे तो बोलेंगे लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब की बात करेंगे। तभी हम बोले पहले इसका मतलब समझिएगा कि लाइफ यूनिक है किस मामले में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम बात करें, हम एक सिंगल सेल की बात करते हैं। एक सिंगल सेल में सेल वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सारे ऑर्गेनल होते हैं। तो जितने सेल वॉल हैं, जैसे सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये सारे लॉन्ग लॉन्ग पॉलीमर हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। तो इनका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ। जैसे सेल मेम्ब्रेन हुआ, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, तो लिपिड और प्रोटीन भी मॉलिक्यूल है, उनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। फिर अंदर आपका डीएनए है, न्यूक्लियस में डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड बेस शुगर फॉस्फेट से बने हुए हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल मिलके एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट किए हुए हैं, तभी तो हमारा सेल बन रहा है। और सेल बना है तभी तो हम क्या बन रहा है, तभी हम बन रहे हैं क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो यहाँ आप डेफिनेशन देखिएगा, तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन। अब ये इसका मतलब समझिएगा, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्रेस होता है। एक लिविंग सेल है, वो लिविंग कैसे हम है, ये कब मानेंगे, जब उसके बॉडी में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है, जितने हो रहे हैं वही तो मेटाबॉलिज्म है। तो वही यहाँ पे आपके डेफिनेशन में दिया गया है, एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन, मतलब हमारी लिविंग एक्टिविटी कैसे एक्सप्रेस हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू। मेटाबॉलिक रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, रेस्पिरेशन है। हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है या सबस्ट्रेट है, उनका ब्रेकडाउन करके हमको एनर्जी दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब अगर रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन नहीं चल रही होती तो बॉडी लिविंग है कि नहीं लिविंग है ये पता नहीं चल पाता। मतलब लिविंग एक्टिविटी चल रही है, मतलब सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सेल इज लिविंग और नॉन लिविंग। मेटाबॉलिक रिएक्शन है, सेल के अंदर है तो लिविंग है, नहीं है सेल के अंदर है तो नॉन लिविंग की कैटेगरी में मान लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ डेफिनेशन में एक्सप्रेशन थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिव, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। बस देखिए इस लाइन को पकड़िएगा, एक्सप्रेशन थ्रू केमिकल रिएक्शन, जितने भी हमारे बॉडी में एक्टिविटी ग्रोथ हो रहा है, किसी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, वो उसके बॉडी में प्रोटीन गया, जो मिनरल की रिक्वायरमेंट थी वो सारे गए, और वो अंदर जाने की मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है। उसके बाद उसके इफेक्ट्स हमारे जीन काम कर रहे हैं, उनके सारे इफेक्ट के बाद क्या हो रही है, बॉडी में ग्रोथ हो रही है। मतलब अगर बॉडी में केमिकल रिएक्शन नहीं होते, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता, ना ग्रोथ होते, ना डेवलपमेंट होता, और ना हम रिस्पॉन्स कर पाते। हमें कोई से टच कर रहा है, हमको फील हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन को जा रहा है। और ब्रेन में सिग्नल कैसे जा रहा है, नर्व इम्पल्स के थ्रू। नर्व इम्पल्स भी जो जा रहे हैं वो भी तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जा रहे हैं, केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में जा रहे हैं, तो ये भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू पहुंच रहा है। उसके बाद देखिए रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। हम किसी भी बहुत ठंडी जगह है, आप पतले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उस कुछ देर के लिए हमारी बॉडी अपने आप को अडाप्ट कर सकती है, मैनेज कर सकती है। कैसे मैनेज कर सकती है, हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा हीट देके हम खाना खाएंगे, हमारे खाना खाने से फूड से जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट के फॉर्म में भी ज़्यादा जाएगी, हमारी बॉडी को हीट प्रोड्यूस, हमारी बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। तो एडेप्टेशन में भी हेल्प कर रही है। बहुत गर्मी होने लगी, पसीना होता है, बॉडी को कूल करने के लिए, ये भी एडेप्टेशन है। ये सारी केमिकल जो रिएक्शन है जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसी के थ्रू तो हो रहा है। रिप्रोडक्शन है, नए सेल बनना, गैमीट्स का बनना, गैमीट्स का फ्यूज़न, फिर फ्यूज़न के बाद नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, ये सारे तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही तो हैं।
तो मतलब हम बोलेंगे कि लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल का, लेकिन एक्सप्रेशन थ्रू केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन ना हो तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मतलब सीधी सीधी बात है। उसके और थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। अगर हम बोला जाए कि ये सारे फीचर्स तो हैं, ये सारे फीचर धरे के धरे रह जाते अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, लेकिन मेटाबॉलिज्म भी तब होगा ना जब सेल होगा। मेटाबॉलिज्म तो हम तब हम सही मानेंगे ना कि वो हमारे सेल में हो रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अगर वो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तब क्या होगा? तो वो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अब वो लिविंग नहीं है। लिविंग नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डेफिनेशन लाइफ की तब सही मानी जाएगी। इसीलिए शुरुआत में ही पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। आई होप आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अब लिविंग के फीचर के बारे में आगे बढ़ते हैं। लिविंग के फीचर क्या होते हैं? ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है आप लोग बताएंगे जरा। अरे नॉर्मल सी बात है, जिसमें ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, कॉन्शियसनेस हो, मेटाबॉलिज्म हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, उसी को तो हम लोग बोलेंगे लिविंग। बेसिक फीचर लिविंग के तो यही है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के फीचर में। देखिए लिविंग ऑर्गेनाइज्म जो है वो देखिए अभी यही बात करके हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरैक्टिंग सिस्टम कैपेबल, इंटरैक्टिव सिस्टम है जो हमारा इसके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो हम लोग उसी की बात करते हैं आगे कि हमारे जो सेल है उस सेल में हमारे सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो किस बेसिस पे चल रही हैं? इस बेसिस पे चल रही हैं कि हमारे सेल के अंदर स्टिमुलस क्रिएट हो रहा है कि नहीं। स्टिमुलस क्रिएट होने के बाद स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं कि नहीं। हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। इवॉल्व होने का मतलब डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। हम अभी हैं क्या जब छोटे थे तो क्या जैसे थे वैसे ही हैं? नहीं, हम लोग डेवलप किए हैं। इवन इवोल्यूशनरी देखें तो एंशिएंट ह्यूमन कैसे थे या एंशिएंट ऑर्गेनिज्म कैसे थे, और वो डेवलप करके हम लोग अब कैसे बन चुके हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, सिचुएशन कैसी भी हो, उस सिस्टम में भी अपने आप को क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहने का मतलब है कि सेल के नंबर बढ़ाने से है। अगर इस मल्टी सेलुलर में बात करें और यूनिसेलुलर में बात करें तो वहाँ पे जो सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब हुआ सेल का नंबर बढ़ाना, साथ साथ रिप्रोडक्शन भी। यूनिसेलुलर में ये दोनों बातें, जो सेल का डिवीज़न है, सेल का नंबर बढ़ना और सेल का नंबर बढ़ना और सेल को रिप्रोड्यूस करना, दोनों एक ही बातें हो जाती हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में जो सेल का नंबर बढ़ना और रिप्रोडक्शन दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग अभी यही देख के आ रहे हैं कि ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्शियसनेस। ये सारे क्या हैं? फीचर हैं किसके? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये फीचर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आमतौर पे मिलते हैं। लेकिन एक फीचर होती है डिफाइनिंग फीचर, कि कौन सा मेन फीचर है जिससे श्योर कर दें, कोई एक्सेप्शन ना मिले कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के लेके चलते हैं। तो ग्रोथ पहले होता क्या है, पहले इसके डेफिनेशन को समझेंगे, तब हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर ग्रोथ का मतलब क्या हुआ। तो पहली बात तो आमतौर पे बच्चे कहते हैं, जैसे पूछते हैं क्लास में कि बच्चों आप लिविंग किसको बोलेंगे, तो बच्चे बोलेंगे जिसमें ग्रोथ हो रहा हो। तो ग्रोथ होना लिविंग का फीचर है। तो अगर हम बोलें कि ये नॉन लिविंग का तो फीचर भी तो होता है, जैसे कहीं माउंटेन्स है वो उसकी समय के साथ साथ वो बढ़ रहे हैं, कहीं सैंड है, सैंड भी अगर अभी थोड़ा है बाद में थोड़ा और आ गया तो सैंड का भी ग्रोथ हुआ, तो वो भी तो आपका मतलब ग्रोथ तो हो रही है वहाँ पे। क्या वो लिविंग का फीचर है? नहीं, वो लिविंग का फीचर नहीं है। यहाँ पे दो बातें, एक्सटेंसिव ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ। मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोलें, जो इंटरनली ग्रोथ हो रहा है मेटाबॉलिज्म के थ्रू हो रहा है उसको लिविंग का फीचर मानेंगे। क्योंकि ग्रोथ का डेफिनेशन होता है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। अब ध्यान दीजिएगा, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। जैसे एक सेल है, एक सेल अभी देखिए न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, एक से दो न्यूक्लियस हुए,
फिर ये दो न्यूक्लियर डिवाइसेस साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस के बाद ये दोनों नए सेल बन चुके हैं, ये दोनों नए सेल बन चुके हैं। अब फिर देखिए ढेर सारा न्यूक्लियर डिवीजन हुआ अंदर, फिर थोड़ी देर बाद ढेर सारे सेल भी बन जाएंगे। तो क्या ये वापस से उसी कंडीशन में आ सकता है क्या? अगर यह मान लीजिए कोई पेड़ है मोटा हो गया, मान लेते हैं इतना मोटा हो गया पेड़, वो 20 सालों में इतना मोटा हो गया, तो क्या ऐसा होगा क्या कि फिर 10 साल में वो इतना पतला हो जाएगा? तो ग्रोथ का मतलब हुआ इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज इन साइज। साइज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्या है, इरिवर्सिबल है, परमानेंट है, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो अभी हम लोग बात किए सैंड का ढेर था, कब थोड़ी बार पहले इतना था फिर इतना हो गया, वो वापस से उसी फेज में आ तो सकता है, वो इरिवर्सिबल नहीं हुआ, परमानेंट नहीं हुआ ना, टेम्पररी हुआ ना। तो लेकिन ये ग्रोथ हुआ कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो लाइफ की डेफिनेशन है वहाँ देख के आए, ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो ग्रोथ हो रहा है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होगी तभी तो ग्रोथ होगा, उसी से जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उसी के लिए ग्रोथ का फीचर मान रहा है। लेकिन ये पूरी तरह फीचर नहीं मानी जाती है डिफाइनिंग। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे और चीज़ें हैं जो जिसमें भी ग्रोथ होता है, लेकिन अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ या ग्रोथ थ्रू मेटाबॉलिज्म है तो उसको डिफाइनिंग फीचर मान लेते हैं। ये किसका हो गया? लिविंग का फीचर। आगे बढ़ते हैं। इट इज इंक्रीज इन नंबर सेल मास ऑफ सेल बाय डिवीजन। तो अभी हम थोड़ी देर बात किए थे, ग्रोथ को क्या बोल रहे हैं? नंबर इंक्रीज करता है, मास जो बढ़ता है उसी को हम लोग को क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ बोल रहे हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी सेल है, सेल कब नंबर बढ़ेगा, कब डिवाइड करेगा? जब रिप्रोड्यूस करेगा। ये किस केस में होगा? जब सेल यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, थोड़ी देर बाद पहले बात कर क्या है, जो सेल का नंबर बढ़ना या ग्रोथ होना अगर हम बोले ऑर्गेनिज्म में, और रिप्रोडक्शन दोनों साइनोनिमस है। क्यों? क्योंकि एक सेल से दो सेल हुआ तो सेल का तो नंबर बढ़ा, और यही तो उसमें रिप्रोडक्शन का तरीका भी है जिससे सेल का अपना नंबर बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आए तो रिप्रोडक्शन और सेल में सेल का नंबर बढ़ना दोनों बातें अलग हो जाती हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड करती है, तो हमेशा डिवाइड करेगी, नंबर बढ़ाएगी, वो ग्रोथ होगा। लेकिन क्या वही रिप्रोडक्शन है? नहीं, रिप्रोडक्शन तो उसके फ्लावर में होता है जहाँ एंडोसियम और गायनोसियम है। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई ना इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो वही बातें यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्लांट में और एनिमल में ग्रोथ, दोनों में थोड़ा फर्क है। जो प्लांट में ग्रोथ होता है वो लाइफ टाइम होता है, लेकिन एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन एज तक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए जैसे आपको एग्जांपल दिया, ये प्लांट है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, भले ही एक टाइम के बाद थोड़ा ही बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डेवलपमेंट होगा, अब इसके बाद ये इसमें ग्रोथ नहीं होगा। अब वो बात अलग है कि हमारे बॉडी में हमेशा नए नए सेल बनते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इंक्रीज इन साइज के केस में बात करें, उस केस में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए माउंटेन वाला एग्जांपल अभी थोड़े जो पहले जो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बात है कि जो ग्रोथ हो रहा है ये इंक्रीज इन साइज हो रहा है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उसी के केस में बात भी बताया जा रहा है। सरफेस पे मटेरियल एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि ग्रोथ इज अ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहाँ से होगा? इनसाइड होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसी बात को अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता है, गैमेट बनने के बाद फ्यूजन होता है, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बने या ना बने, लेकिन गैमेट के फ्यूजन की बात नहीं होती है। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी डिफाइनिंग फ्यूचर के केस में आता है, लेकिन क्या दुनिया में सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं? मतलब जो सारे लिविंग है वो रिप्रोड्यूस करते हैं क्या? हम लोग लिविंग की बात करें तो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? जैसे ह्यूमन में भी कि सारे ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं? सारे ह्यूमन कैपेबल होते हैं न्यू यंग वन को बर्थ देने में? नहीं होते हैं। क्यों? बहुत सारे ड्यू टू एनी रीज़न, जेनेटिक डिसऑर्डर हो या फिर कोई ऐसा डिसऑर्डर हो, उस कारण सारे मेल फर्टाइल नहीं होते, सारी फीमेल फर्टाइल नहीं होती। तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है।
इसलिए लिविंग के केस में यहाँ गड़बड़ हो जाता है। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे म्यूल है वो लिविंग है लेकिन वो फर्टाइल नहीं है। वर्कर भी वो भी लिविंग तो है लेकिन फर्टाइल नहीं है। तो मतलब रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो अपने तरह ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब सेक्सुअल एसेक्सुअल हुआ, हम लोग बात कर चुके हैं, इसके आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, ये इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन और सेल नंबर बढ़ना वो दोनों सेम साइनोनिमस चलता है। चलिए ये देखिए, आपको एग्जांपल है म्यूल और वर्कर हनी बी, ये दोनों लिविंग तो हैं लेकिन फर्टाइल नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है, हम लोग बात किए कि मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, चाहे एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन, उन्हीं सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, उन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। तो मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे देखिए, फूड है, अंदर गया, कैटाबॉलिक पाथवे मतलब इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर अंदर फॉर्मेशन हुआ, हीट रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, अदर मॉलिक्यूल बन गए, यही तो हो रहा है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर भी हो सकता है। अगर मेटाबॉलिज्म को एक सिंपल केमिकल रिएक्शन बोलें, अगर मान लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसमें केमिकल रिएक्शन चल रहा है और हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो उसको मेटाबॉलिज्म बोले। लेकिन इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको मेटाबॉलिज्म बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शन है वो लिविंग तो नहीं है ना, हमारे अंदर भी जो रिएक्शन है वो लिविंग नहीं है, लेकिन वो हमारे सेल में हो रहा है, उसके कारण हम लोग लिविंग है, मतलब हमारा सेल लिविंग है। अगर मतलब सीधी बात बोला जाए, अगर सेल में लिविंग रिएक्शन ना हो, मतलब रिएक्शन ना हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन ना हो, तो वो सेल किसी काम का नहीं रह जाएगा। मतलब मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइनिंग फीचर मानेंगे, तो उससे अच्छा अगर हम लोग मानना चाहे तो हम बोलेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बिना सेल का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता, चाहे मेटाबॉलिज्म हो या ना हो। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो नॉन लिविंग कंडीशन में आ जाएगा, अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो वो लिविंग कंडीशन में रहेगा। लेकिन सेल रहना जरूरी है, सेल है तो वो लिविंग है, कब? जब उसे मेटाबॉलिज्म हो रहा हो तब। लेकिन सेल नहीं है तो मेटाबॉलिज्म हो या ना हो कोई मैटर ही नहीं होता। क्योंकि मेटाबॉलिज्म तक रिएक्शन ही तो है, रिएक्शन तो सेल के बाहर कहीं भी हो सकता है। तो क्या अगर हम बोलें एक टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन करा दें, जो रिएक्शन चल रहा है, तो क्या टेस्ट ट्यूब लिविंग हो जाएगा? नहीं, लिविंग नहीं होगा। अगर सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो लिविंग है। तो अगर हमको बेस्ट डिफाइनिंग फीचर बोलना हुआ तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे, क्योंकि सेल में सारी चीज़ें हो रही हैं और सेल में सारी चीज़ें होंगी तभी वो लिविंग कंडीशन में रह जाएगा। ठीक है, तो वही आपको डेफिनेशन दिया हुआ सारे यहाँ रिएक्शन है। तो इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन इससे भी अच्छा बोला जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखेंगे, मेटाबॉलिज्म होगा, लेकिन उससे भी अच्छा बोला जाए तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म के कारण हम लोग जिंदा हैं, मेटाबॉलिज्म लिविंग नहीं है, मेटाबॉलिज्म तक रिएक्शन है ना, मेटाबॉलिज्म के कारण हम लोग जिंदा हैं। हम लोग क्यों जिंदा है? क्योंकि वो हमारे सेल में हो रहा है, सेल के बाहर होगा तो भी हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात को, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए वही लिखा गया, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम। वही तो बोल रहा है कि सेल फ्री सिस्टम में भी तो कर सकते हैं। सेल फ्री सिस्टम याद रखिएगा, आपको कई जगह मिलेगा। सेल फ्री सिस्टम मतलब जो सेल के बाहर हो रहा है, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि सेल फ्री सिस्टम में भी पहली बार आरएनए बनाया गया था, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हुआ था। तो सेल फ्री सिस्टम वर्ड आप ध्यान रखेंगे, सेवेरो ओको एंजाइम के प्रेजेंस में,
इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज कहते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग। देखिए वही तो बोल रहा है कि इन विट्रो मतलब सेल के बाहर कोई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है तो वो लिविंग नहीं है, बट आर लिविंग रिएक्शन लिविंग है, लेकिन हमारी बॉडी में रहेगी तब, नहीं तो ऐसे तो कोई सारे रिएक्शन हो रहे हैं तो सबको लिविंग मानेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है क्या बिना सेल के वो कुछ कर सकता है? नहीं हो सकता। तो सेल नहीं तो ऑर्गेनिज्म नहीं, क्योंकि सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा? ऑर्गेनिज्म बनेगा। मतलब सेल है तो हर चीज़ है, नहीं सेल तो कुछ नहीं। मतलब सेल इज द मोस्ट बेस्ट डिफाइनिंग फीचर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एक सेल का भी बन सकता है, एक से ज़्यादा सेल का भी बन सकता है। जो एक सेल का बनेगा उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, जो एक से ज़्यादा सेल का होगा उसे मल्टीसेलुलर बोलेंगे। बोला जा रहा है ये भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। वायरस केस में देखिए वायरस कंप्लीट सेल नहीं है, इसलिए वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आ जाता है। जो कंप्लीट सेल है वो लिविंग है, ये श्योर है, आप ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना, वो हमारा कॉन्शियसनेस है। जैसे आप हमें यहाँ कोई गर्म चीज़ से टच कराएं तो मेरे हाथ रिस्पॉन्स करेगा, कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे भी देखिए लाइट दी जा रही है, देखिए प्लांट लाइट की तरफ ऐसे बेंड हो रहा है, इसको बोलते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट या फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, लाइट की तरफ मुड़ जाना फोटोट्रॉफिक मूवमेंट है। अब ये देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसमें जैसे ही आपका फ्लाई पहुंचेगी इसको स्टिमुलस मिलेगा, ये तुरंत अपने आप पैक हो जाएगी। ये देखिए टच मी नॉट है, मिमोसा पुडिका, इसको जैसे ही टच करेंगे ये केमिकल के इन्फ्लुएंस में ये तुरंत ऐसे फोल्ड कर लेगी अपने आप कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। और ये देखिए ये एक एनिमल है, अपने आप को देख रहा है, आप जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसको बोल रहा है कॉन्शियसनेस। अगर ये कॉन्शियस नहीं होता तो इसको ऐसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जो बेहोश है या जो कोमा में है उसका क्या है? तो जो बेहोश है और कोमा में है वो उस कंडीशन में हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो क्या उसको लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग? तो ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, दोनों वाले फीचर शो करते हैं। क्यों हम बता रहे हैं? बात ये होती है कि जब अगर हम उसको टच करेंगे तो कोई कॉन्शियस वाला रिस्पांस तो देगा नहीं, या कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है तो हम बोल दिए ये तो नॉन लिविंग वाले फीचर होंगे। लेकिन उसके ऑर्गन की डेथ नहीं हुई ना, ऑर्गन उसके काम कर रहा है ना, बॉडी में अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन थोड़ी तो चल रही है ना, तो वहाँ तो लिविंग वाला फीचर हो गया। तो उस केस में ना उसको पूरी तरह लिविंग मानते हैं ना पूरी तरह नॉन लिविंग मानते हैं, इसलिए यहाँ पे भी एक्सेप्शन क्रिएट हो जाता है। इसलिए कॉन्शियसनेस को भी हम लोग लिविंग का फीचर पूरी तरह नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कॉन्शियसनेस क्या है? इट इज एबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, टू रिस्पॉन्ड एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई। एनवायरनमेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करे, वो क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलाई क्या है? हमारे आसपास जो भी लाइट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, केमिकल्स है, वो सारे क्या हो गए? स्टिमुलाई हो गए। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए आपके सामने वीडियो चल रहा है, कैसे मिमोसिक इसका प्लांट टच करने के बाद कुछ इस तरह से हो रहा है। यहाँ देखिए फ्रॉक के आने के बाद देखिए ये अपने आप बंद हो जाएगा, देखिए बंद हो गया ना। ये इंसेक्टिवर्स प्लांट है, आमतौर पे इंसेक्ट के प्रेजेंस में बंद होता है, लेकिन कभी कभी छोटे ऑर्गेनिज्म अदर मिल जाए तो भी वो बंद हो जाता है। तो भी स्टिमुलस मिल रहा है तो ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अवेयर होते हैं, इसलिए ये डिफाइनिंग की प्रॉपर्टी तो होगी, लिविंग की प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी लिविंग की। लेकिन कोमा के केस में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए इसको 100% नहीं मानते हैं। बेस्ट क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हम मानेंगे किसको? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर मानना चाहें तो हम लोग इसको मान सकते हैं, किसको मान सकते हैं? कॉन्शियसनेस को। एक आपके एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा गया है कि ह्यूमन इकलौता एक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अर्थ पे जो सेल्फ कॉन्शियस है, अपने बारे में सही गलत को जान सकता है। लेकिन ये साइंस से ज़्यादा फिलॉसफी की चीज़ें होती है, तो इस पर एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, तो आप ध्यान रखेंगे तो वही आगे आपको मिलेगा।
ठीक है, जो भी बोले वही लिखा हुआ है आपको, इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी की बात करेंगे कि टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट कैसा है, क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं, टेक्सोनॉमी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी नेमिंग कैसे की गई, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। अभी आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।